सीसैट बस इसलिए डिफ़िकल्ट नहीं है कि क्वांट और रीज़निंग उसमें डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ ऑल्सो अज़्यूम्ड टू बी डिफ़िकल्ट बिकॉज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टूडेंट से नहीं हो पा रहा है। A lot of students are facing issues in reading comprehension, not just because it's difficult, because our method of preparation for reading comprehension is a little organized, is a little unorganized. उसको ऑर्गेनाइज करना और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टेक्निकलिटीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये सब करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोड लोग क्यों आ रहा है अभी तक स्टूडेंट्स का, एंड हाउ कैन यू इग्नोर दैट, हाउ कैन यू गेट पास्ट दैट, आप उससे दूर किस तरह से जा सकते हैं। हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू डोंट एंड अप स्कोरिंग लो इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले 2023 2023 के एग्ज़ाम को पकड़ के ये समझना ज़रूरी है, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी ईज़ी क्वेश्चंस वर आस्क्ड, हाउ मेनी moderate questions were asked, and how many difficult questions were asked in 2023 UPSC CSAT. And after this analysis only, we'll be able to figure out very clearly why is it that students ended up scoring so low in reading comprehension, and how can we not repeat the same mistake. मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में बनाऊंगा. इन दिस स्मॉल सेशन आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हाउ मेनी easy, difficult, moderate, whatever different kinds of questions were asked, and why were difficult questions difficult, and how could you have figured them out beforehand. And in another video, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई विल बी गोइंग थ्रू द एंटायर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट of UPSC CSAT 2023. A total of 27 questions were asked in reading comprehension. तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं एक एक करके उठाऊंगा एंड आई विल डिस्कस विद यू कौन सा क्वेश्चन ईजी था, कौन सा डिफिकल्ट लुकिंग था बट इट वाज नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट, कौन सा क्वेश्चन एक्चुअल में डिफिकल्ट था। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा सो दैट वी हैव मच मोर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लेवल ऑफ द एग्जाम। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कितने क्वेश्चंस आए थे एंड व्हाट वाज द डिवीजन ऑफ दीज क्वेश्चन। तो टोटल ऑफ 27 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन रीडिंग फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। अगर आप इसको परसेंटेज टर्म्स में डालेंगे सो दिस इज ऑलमोस्ट 35%, विच इज़ वन थर्ड, ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द एंटायर पेपर। इससे ज़्यादा तो आपको इंग्लिश में नहीं दे सकते, कोई भी एग्जामिनर इससे ज़्यादा वेटेज नहीं देगा। एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है बट वो एग्जाम इंग्लिश से लिख रहे हैं, दे माइट फेस प्रॉब्लम्स, बट अदरवाइज स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी with respect to the weightage. So if you put in enough number of hours, enough time in practicing reading comprehension, you will get some result here. Okay. Now let's try and understand how many questions from these 27 questions were easy, कितने difficult थे, कितने एक्चुअली डिफिकल्ट लुकिंग थे, कंफ्यूजिंग थे बट एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं थे, वो वेटेज एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम इजी क्वेश्चंस की बात करें, टोटल ऑफ 14 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी इन 2023 यूपीएससी सीसैट वर इजी क्वेश्चंस। ठीक है ना? 27 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए 80 में से, उसमें से 14 क्वेश्चन आसान थे। 27 इज ऑलमोस्ट 35%। आई एम कन्वर्टिंग एवरीथिंग इनटू परसेंटेज टर्म्स जिससे कि हमारे लिए एनालिसिस बेटर हो। अगर 14 को लें तो ऑलमोस्ट 20% जो है वो आसान हो जाते हैं। तो अगर आप 45 मिनट्स, अब आपके पास 2 आवर्स हैं, ठीक है ना, 120 मिनट्स, इवन इफ यू आर स्पेंडिंग 45 मिनट्स आउट ऑफ दीज 2 आवर्स, 45 मिनट्स कितना हो गया इसका? ऑलमोस्ट 40%। ऑलमोस्ट 40% टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन इंग्लिश, जिसमें कि आप 35% पेपर कवर कर रहे हो। इवन इफ यू आर एबल टू स्कोर मोर देन 20%, आई थिंक इट्स वर्थ इट। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए तो 33% पास करने के लिए। अगर हम 40% भी लेके चलें कि आपको 40% एक कंफर्ट लेवल में जाने के लिए चाहिए, 33% पास करने के लिए 6-7% थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो आप उसमें से 20% तो यहीं पे लेके आ रहे हो, विच आई बिलीव इज अ वेरी हाई नंबर। बहुत अच्छा कंफर्ट जोन में आपको ये डाल रहा है इफ यू आर डिसेंटली प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुड नॉट बी टेकन एज a difficult area. Rather, I would say it is a strength, or it can be a strength for majority of the students.
आई होप ये एनालिसिस छोटा सा जो परसेंटेज टर्म्स में मैंने किया है वो समझ आ रहा है आप लोगों को। तो 14 क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ दीज 27 क्वेश्चंस। ये 14 क्वेश्चंस में जो मैंने आपको बताया दूसरी वीडियो से मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। मैंने सारे ऑल द 14 क्वेश्चंस एंड देयर पैराग्राफ्स हैव बीन प्लेस्ड हियर। तो आपके लिए आई डोंट थिंक बहुत मुश्किल होगा पूरा पेपर समझने के लिए इफ़ यू वॉच दैट अदर सेशन एज वेल। अच्छा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आ गए। एक बीच में एक और सेक्शन है विच इज डिफिकल्ट लुकिंग इजी क्वेश्चंस। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। तो हमने देखा था टोटल ऑफ 27 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश। इसमें से 14 क्वेश्चंस हमारे हो गए इजी, ठीक है ना। और ऑल दीज क्वेश्चंस इन 2023 वर फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आरसी के अलावा कोई और सेक्शन आया ही नहीं एंड वी कैन एक्सपेक्ट द सेम टू रिपीट इन नेक्स्ट ईयर एग्जाम एज वेल। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं इधर उधर से आ जाए बट मेजोरिटी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम आरसी। 14 questions easy, 5 questions were difficult looking, but they were actually easy questions. So these were questions that आप पढ़ोगे और आपको लगेगा कि यार ये तो शायद थोड़ा मुश्किल है, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बट एक्चुअली इट्स एन इजी क्वेश्चन। हम ये भी समझेंगे अभी थोड़ी देर में इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स की इनको एनालाइज, इनको हाउ डू यू फिगर आउट कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लुकिंग है बट एक्चुअली ईजी है, ठीक है ना। वो एक स्किल है जिसको डेवलप करना पड़ता है। 5 क्वेश्चंस मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर 80 टोटल क्वेश्चंस आते हैं तो 10% से कम हुआ। 20% हमारे यहाँ आ रहे थे, हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 to 7% के आसपास, है ना। 8 वुड बी 10%, तो 6 to 7% के आसपास। तो अगर आप इसमें से कुछ क्वेश्चन सही भी कर ले तो 5 में से आपके 3 सही हो गए, 2 गलत हो गए, इवन देन यू वुड एंड अप एडिंग सम मार्क्स टू दिस 20%। तो 21, 22, 25% तक आप पहुंच सकते हो वहाँ पे, ठीक है ना। सो दिस इज अ वेरी लुक्रेटिव एरिया क्योंकि ये दिखते डिफिकल्ट हैं, होते आसान हैं और यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी बन जाती है। अब आ जाते हैं, लेट्स नाउ कम टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। टोटल ऑफ 8 डिफिकल्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द एग्जाम, जहाँ पे कि अगर आप बहुत सारे, इफ यू पिक अप अ लॉट ऑफ आंसर शीट्स आल्सो व्हिच हैव बीन रिलीज्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स, दे आर आल्सो वेरिंग, दे आर आल्सो नॉट कंसिस्टेंट विद ईच अदर, सबके आंसर्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा है। 8 मीन्स 10%। अगर आप इसमें से 2 या 3 भी सॉल्व करते हो और कुछ में से कुछ सही हो जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं, यू कैन ब्रेक इवन। या फिर आप बिल्कुल ही दूर रहना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। When you identify, when you understand and learn how to identify what is an easy question in English, what is a difficult looking easy question, and what is a difficult question, then the entire paper becomes very easy to crack. वो मेजर एक स्किल है जो आपको डेवलप करना है, टू आइडेंटिफाई व्हाट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब कुछ एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, हाउ डू यू आइडेंटिफाई व्हाट्स एन इजी क्वेश्चन, व्हाट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस उठाते हैं थोड़े से। देखो, सबसे पहले you have to learn to read the question first and then come to the paragraph. The good thing in UPSC civil services CSAT exam is that the paragraphs are very small. I think that's a very good thing क्योंकि एक पैराग्राफ को पढ़ने में और उसको बार बार पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली कैट का एग्जाम देखोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो, क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत लंबा होता है। उसमें क्या होता है, आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते पढ़ते खो गए, यू लॉस्ट कॉन्सेंट्रेशन, और फिर दोबारा स्टार्ट करो, फिर बहुत टाइम वेस्ट करो। दैट डजंट हैपन हियर। यहाँ पे बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज स्मॉल, तो आपको बीच में खो भी गए, कॉन्सेंट्रेशन लूज भी हो गया, तो इट टेक्स जस्ट 2 minutes टू रीड द एंटायर कॉम्प्रिहेंशन अगेन, ठीक है ना। सो दैट्स एन एडवांटेज फॉर यू। सेकेंडली, बिकॉज एवरी कॉम्प्रिहेंशन इज अटैच्ड विद वन क्वेश्चन, कुछ ऐसे कॉम्प्रिहेंशन थे जहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, नॉट मोर देन 2, तो आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ना है और उसी का आंसर करना है। तो योर कॉन्सेंट्रेशन इन दैट स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम कैन बी वेरी हाई। एक क्वेश्चन पढ़ा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, जल्दी से आंसर किया, एंड देन यू टेक अ रेस्ट ऑफ अबाउट 10 seconds। गिव योरसेल्फ सम टाइम टू रिकवर टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से अपना कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रख सकते हो। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, दैट्स द राइट टेक्निक फॉर दीज काइंड ऑफ पैसेजेस। स्मॉलर पैसेजेस में पहले क्वेश्चन पढ़ना बेटर रहता है।
पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा वेदर दिस क्वेश्चन इज इजी और डिफिकल्ट लुकिंग बट माइट बी इजी। ये ब्रेक आपको करना शुरू करना है। यू टू लर्न टू डू दिस एक्सरसाइज किया जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, आई हैव टू ट्राई टू फिगर आउट वेदर इट इज एन इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन और अ डिफिकल्ट लुकिंग इजी क्वेश्चन। मॉडरेट की कोई कैटेगरी नहीं होती इंग्लिश में। क्वेश्चन देख लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders। अब ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? देखो क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन नहीं है। The less interpretation we have in English questions, the better it is for you, the easier that question is। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बेस बहुत ज्यादा है। The more information oriented the question is, the better it is for you, the easier it is for you to crack। It's as simple as that। जितना इंटरप्रिटेशन कम होगा, जितना आपका परसेप्शन की वैल्यू कम होगी, उतना क्वेश्चन आसान होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। क्या एक्शन लेना चाहिए? पैराग्राफ में लिखा होगा, 100% लिखा होगा। आपका इंटरप्रिटेशन पूछा ही नहीं है, आपका परसेप्शन, आपकी वैल्यू ओरिएंटेशन, योर डिसीजन, दैट इज नॉट आस्क्ड। व्हाट दे आर आस्किंग इज वेरी सिंपल कि पैराग्राफ में क्या बताया, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाटएवर प्रॉब्लम इट इज। अब आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो व्हाट डू? यू जस्ट सिंपली ट्राई टू फिगर आउट द थीम ऑफ द पैराग्राफ विदाउट हैविंग रेड द पैराग्राफ। देखो यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर, that means that we are talking about water in some way। theme identify कर रहा हूं मैं। I've still not read the paragraph। A national pragmatic legal and policy framework for water allocation should be made। national pragmatic legal and policy framework, ये बोल रहा है सबसे पहले तो एक पॉलिसी बनानी चाहिए फॉर एलोकेशन ऑफ वाटर। ऑल रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड, ये भी एक सोल्यूशन है। Water channels between regions of water surplus and regions of water deficit should be created। ये भी एक लिंकिंग की बात कर रहा है, but in a different format। To mitigate water crisis, water demand of sectors such as agriculture and industry should be reduced। ये बात कर रहा है कि वाटर की डिमांड को आप ऑल्टर करो। ये दोनों बोल रहे हैं कनेक्ट कर दो, राइट। और ये बोल रहा है भाई पॉलिसी बना देते हैं कुछ नेशनल लेवल पे, विच इज प्रैग्मेटिक एंड लीगल। ये हमने समझ आ गया, वी अंडरस्टूड द थीम ऑफ द पैराग्राफ। इन सब में से कोई एक थीम होना चाहिए, कोई एक सेंट्रल फोकस पॉइंट होना चाहिए पैराग्राफ का, मल्टीपल भी हो सकते हैं। लेट्स कम टू द पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या बोल रहा है? वी ऑफन हेयर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स among different states in India over river waters। Of the 20 major river systems, 14 are already water stressed। ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ फैक्ट्स दे रहा है। 75% of population lives in water stressed regions, a third of whom live in water scarce areas। Climate change, demand of rising population, need for agriculture, and increased rate of urbanization will exacerbate water stress। According to Constitution, water is a state subject and not that of union, except for regulation of interstate waters। Information, everything is information। यहाँ पे कोई philosophy या कुछ भी perception oriented नहीं है। Key to ensuring balance between competing demands of various stakeholders is a basin-based approach to allocate water amongst regions and states। Allocating fair share of water to them requires assessments based on objective criteria, such as specificities of river basin, size of dependent population, existing water use and demand, efficiency of use, projected future, etc., while ensuring environmental needs of river and aquifers। अब देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव मिल रहा है या फिर यहाँ पे हमें सेंट्रल थीम मिल रहा है पैराग्राफ का। पैराग्राफ बोल रहा है दैट by giving this information and these facts, it is saying that there is some kind of water stress। Why water stress? Because the demand is very high, the availability varies from one region to the other। On top of that, constitution बोलता है water is a state subject, so no, union cannot take decisions on its own unless there is a crisis between two states and then not able to decide anything, the union does intervene।
ओके, की टू ensuring, अब ये यहाँ पे बता रहा है सोल्यूशन, हाउ डू यू सॉल्व दिस वाटर स्ट्रेस. Key to ensuring balance between competing demands is a basin-based approach to allocate water amongst constituent regions and states. अब ये बोल रहा है किसी तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वाटर को. एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है. डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? एलोकेटिंग फेयर शेयर रिक्वायर असेसमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सच एज स्पेसिफिसिटी, साइज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन. सबसे पहले असेसमेंट करोगे कि कितनी रिक्वायरमेंट है हर एक रीजन की. फिर आप बताओ, सोचोगे कि यार पॉपुलेशन कितनी है हर एक रीजन की, बिकॉज डिमांड विल इंक्रीज इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस. एफिशिएंसी ऑफ यूज़ कितना है डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है ना. प्रोजेक्टेड फ्यूचर यूज़ कितना हो सकता है अलग अलग रीजन्स में. ओके, एंश्योरिंग एनवायरमेंटल नीड्स ऑफ द रिवर एंड एक्विफर्स. और इसके साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि जो रिवर या एक्विफर्स हैं उनकी जो नीड है, दे शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड टू मच. ऐसा नहीं कि उनको सूखा कर दिया 2-3 साल में सारा यूज़ कर लिया. तो ये बता रहा है कि देर शुड बी अ वे, a more holistic way of allocating water between states that are competing for water by identifying all these elements. यार ये सब elements के basis पे decide कर लेंगे states कि किस तरह से water को divide करना है, किस तरह से water allocate करना है. अब ये सबसे ज़्यादा follow कहाँ से कर रहे हैं? Remember, we do not have to find the right answer, we have to find the best answer. ठीक है ना. यहाँ पे देखो, टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड. ये बोल रहा है डिमांड ही कम कर दो. देयर इज नो डिस्कशन ऑफ दैट इन दी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसको हम हटा देते हैं. वो ये नहीं बोल रहा है डिमांड कम कर दो, वो बोल रहा है कॉम्प्रिहेंशन बोल रहा है डिमांड के बेसिस पे यू डिसाइड वेदर यू शुड एलोकेट मोर वाटर और लेस वाटर. ठीक है ना. तो डिमांड कम करने की बात तो हो ही नहीं रही है. वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स शुड बी क्रिएटेड. अब कनेक्शन की बात कहीं पे नहीं हुई, एलोकेशन की बात हो रही है. एलोकेशन इज नॉट द सेम एज कनेक्शन. एलोकेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, कनेक्शन मीन्स यू जस्ट कनेक्ट टू और मोर एक्विफर्स, रिवर्स और रिवर सिस्टम्स और चैनल्स ओवर. तो यहाँ पे कनेक्शन की बात कहीं पर भी नहीं हुई पूरे पैराग्राफ में, तो हमने ये दोनों एलिमिनेट कर दिया. नाउ दिस इज द क्लोजेस्ट. व्हाई? बिकॉज इट आल्सो इट सेज वाटर एलोकेशन करना है, एक नेशनल लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क क्रिएट करके करना है. These are terms that have not been used in the paragraph, but थीम क्या था हमारे पैराग्राफ का? हमारे पैराग्राफ का मेजर सेंट्रल थीम क्या था? बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स वाटर स्ट्रेस, we should try and allocate water between different states based upon certain elements. How do you do it? By creating some policy framework, by bringing such states together, by doing it at a national level, by creating some legal and pragmatic मतलब practical, तो एक practical तरीका निकाल के उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, सो दैट एलोकेशन ऑफ वाटर कैन बी डन बेटर. ये हो गया हमारा बेस्ट आंसर निकालने का तरीका. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी. बेस्ड अपॉन दैट इंफॉर्मेशन यू टू फिगर आउट विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग. ठीक है ना. अब देखते हैं डिफिकल्ट लुकिंग इजी क्वेश्चंस पे. तो इजी क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जहां पे इंटरप्रिटेशन मिनिमल हो, इंफॉर्मेशन मैक्सिमम हो. जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा उतना इजी होगा. द लेसर द इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, द इजियर द क्वेश्चन. ठीक है. अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे. द सेकंड कंपोनेंट या फिर सेकंड डिवीजन जो मैंने आइडेंटिफाई किया था, दैट वाज डिफिकल्ट लुकिंग इजी क्वेश्चन. जो क्वेश्चंस दिखते मुश्किल हैं बट दे आर एक्चुअली इजी. आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द मेथड. सबसे पहले वील गो थ्रू द क्वेश्चन एंड देन वील जंप टू द पैराग्राफ. पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज. देखो, जो भी एजम्पशन, implication, ओके, कंक्लूजन, ऐसे वर्ड्स जो यूज होते हैं, दीज आर द वर्ड्स विच फोकस ऑन और रिलाई ऑन इंटरप्रिटेशन more than information. Therefore, as soon as you read anything like this, you know that it would not be an easy question. Chances of it being an easy question are very less. But it need not be a difficult question also. It can be a difficult looking easy question as well. वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं. इसमें ऑप्शंस क्या है? देखो, यहां से तो लग रहा है कि मुश्किल हो सकता है. अब ऑप्शंस देखते हैं. एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड इन रूरल एरियाज.
लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर। तो यहाँ पे एजुकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है रूरल एरिया से, वो बताया गया है। यहाँ पे implementation of skill development is required for economic development. Health and nutrition of only skilled workers need special attention. यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात कर रही है, बट इट इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट सेइंग दैट न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन। और सबका न्यूट्रिशन गया भाड़ में, विच आई थिंक इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। For rapid economic growth, as envisaged by us, attention should be paid to health and nutrition of the people. यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात हो रही है अगेन। सो टू स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, टू स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. So there is a clear division that is forming in the statements, in the options that are given. The question itself looks difficult, but because the options are more straightforward and divided, very well divided. यहाँ पे एजुकेशन रूरल एरियाज, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स, यहाँ पे ओवरऑल न्यूट्रिशन की बात करें। बिकॉज देर इज अ क्लियर डिविजन डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द ऑप्शंस, it's easier to reach the conclusion for you as a student. Wherever there is a question which talks about assumption, implication, conclusion, etc., and at the same time the options are closed, जहाँ पे options close होते हैं, that automatically goes into the difficult category. उसको आपको end में चेक करना है, उससे पहले चेक नहीं करना है। ये मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट लुकिंग है बट ईजी हो सकता है। पैराग्राफ पढ़ के हमें समझ आ जाएगा। पैराग्राफ उठाते हैं। More than half of Indian women and almost a quarter of Indian men of working age suffer from anemia. According to studies, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be as a result. तो एनीमिया की बात हो रही है। एनीमिया happens because of lack of nutrition. ठीक है ना? India also has a large tuberculosis burden costing 170 million work days in the country. TB किस वजह से होता है? Contaminated water की वजह से। Again, nutrition has a role to play in this. But what is just as important as lost productivity now is lost potential. It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. अब आ गया ये नरिशमेंट के ऊपर। ये बोल रहा है ये प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? एनीमिया हो रहा है, वाटर कंटेमिनेशन की वजह से टीबी हो रहा है। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? व्हाट इज द एंड रिजल्ट? द एंड रिजल्ट इज दैट न्यूट्रिशन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड दिस इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन और बैड न्यूट्रिशन। एंड रिजल्ट तो प्रोडक्टिविटी की हमने बात करी थी कि प्रोडक्टिविटी कम होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है पूरे देश की भी, बट underlying reason behind this is lack of nutrition. For an economy that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge. And it is only one that really should be addressed given India's demographic outlook. तो ये बोल रहा है कि भाई नरिशमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैराग्राफ। कॉम्प्रिहेंशन का थीम क्या है? कोर थीम क्या है? आप नरिशमेंट इंप्रूव करो जिससे कि एनीमिया, ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारियां कम हो, सो दैट प्रोडक्टिविटी कैन इंक्रीज, एंड एज प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस देयर विल बी मोर स्किल्ड वर्कर्स, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश का होने वाला है। ठीक है ना? देखो सारे पैराग्राफ में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी। 2023 first part of the paragraph is not giving you the central theme normally. I'm not saying not in every question, but first part of the paragraph is not giving you the central theme. सेंट्रल थीम आपको मिलता है सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पे आपको सेकंड पैराग्राफ में सेंट्रल थीम मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? सिमिलरली यहाँ पर हमने देख लिया नरिशमेंट की बात हो रही है, तो एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड। एजुकेशन की बात नहीं, रूरल एरियाज की बात नहीं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात नहीं हुई। ठीक है ना? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात हुई है, बट ऐसा नहीं बोल रहे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन, ऐसा बोला ही नहीं है कहीं पर भी। फोर्थ क्या बोलता है? फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ पीपल। वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इजी में भी डाल सकते थे, बट मैंने डिफिकल्ट लुकिंग इजी में इसलिए डाला बिकॉज द क्वेश्चन हेयर आस्क अबाउट इम्प्लीकेशन। सो आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि भाई क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट है बट एक्चुअली इजी है बिकॉज द ऑप्शंस आर वेरी क्लियर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी बन जाता है, बहुत सिंपल तरीके से, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी या कोई भी कंफ्यूजन नहीं।
ठीक है, अब उठाते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, ट्राई एंड फिगर आउट कि व्हाट मेक्स अ क्वेश्चन डिफिकल्ट। टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे डिफिकल्ट क्वेश्चंस। मेजॉरिटी ऑफ दीज क्वेश्चंस हैव हैड कंफ्यूजिंग आंसर्स और कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन उठाते हैं पहले। Which of the following statement best reflects the most logical and rational message conveyed by the author? मैसेज कन्वे करने का मतलब कंक्लूजन, सिमिलर टू कंक्लूजन। आप उससे क्या कंक्लूड कर सकते हो कि ऑथर ने क्या बोला है, भाई क्या बोलना चाह रहा था वो। अब ये क्योंकि इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है, इट इज नॉट इंफॉर्मेशन बेस्ड, तो या तो ये डिफिकल्ट है या फिर इट इज अ डिफिकल्ट लुकिंग इजी क्वेश्चन, है ना। इन दोनों में से एक है, या तो डिफिकल्ट है या डिफिकल्ट लुकिंग इजी है। ऑप्शन से पता लग जाएगा। Adaptation to climate change and mitigation response are basically the responsibilities of the government. तो ये बात हो रही है यहाँ पे एडेप्टेशन की, नंबर वन, एंड साइमल्टेनियसली मिटिगेशन की, बाय कनेक्टिंग इट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कौन करेगा इसको? गवर्नमेंट करेगी। क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न्स इन द कंट्री। यहाँ पे बात हुआ है कि क्लाइमेट चेंज जब होता है तो गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे चेंज होती है? गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग लैंड चेंज। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर important for motivating them to take adaptation decisions. This is also about adaptation, but instead of government, here we are talking from the perception of farmers, कि फार्मर्स का रिस्क परसेप्शन हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। Since mitigation is not possible, government should come up with policies for quick response to climate change. Here it is, again we are talking about mitigation and connecting it with government, because saying that because mitigation is not possible, so government should come up with some other solutions, some other quick responses or policies for quick response। तो आप देखोगे चारों ही ऑप्शंस में मिटिगेशन, एडेप्टेशन, क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत सिमिलर सिमिलर बातें कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम कंक्लूजन पूछा है आपसे, आपका इंटरप्रिटेशन पूछा है। दिस ऑटोमेटिकली मेक्स द क्वेश्चन डिफिकल्ट। एक और उठा लेते हैं, इसका पैराग्राफ छोड़ देते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि कैसे आइडेंटिफाई करें क्वेश्चन डिफिकल्ट है और उसको साइड में रख के आगे बढ़ें। Which one of the following statement best reflects the crucial message conveyed by author of the passage? मैसेज की बात हो रही है, ऑथर ने क्या मैसेज दिया है, मतलब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो पैराग्राफ से, वही यहाँ पर पूछा है। Students are scoring low in RC not because all the questions are difficult. You could easily see 35% में से 10% difficult थे, 25% were still easy questions। ये 25% भी आप कर लेते ना, आपको टोटल तो 33% ही चाहिए ना। 25% आपको सीधा मिल रहा है यहाँ से। 2 घंटे में से 1 घंटा भी लगा दिया अगर, आई थिंक इट इज वर्थ। और अगले 1 घंटे में 15% आराम से ला सकते हो, इनफैक्ट 15 नहीं 20% आराम से ला सकते हो फ्रॉम रीडिंग, फ्रॉम योर रीजनिंग एज वेल एज सम क्वेश्चंस ऑफ, उसकी बात अलग से करेंगे। बट इट वाज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज क्लियर डिमार्केशन अगर आपको समझ आ गया कि हाउ डू यू फिगर आउट विदाउट हैविंग सॉल्व्ड अ क्वेश्चन कि वो इजी है, डिफिकल्ट है, या फिर डिफिकल्ट लुकिंग है बट एक्चुअली इजी है, इफ यू अंडरस्टूड दैट, ऑटोमेटिकली आपका इजी हो जाएगा पूरा पेपर सॉल्व करना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज इट इज अगेन आस्किंग फॉर योर इंटरप्रिटेशन कि आपके साथ हिसाब से ऑथर क्या कंक्लूड कर रहा है। Businesses that cause emissions may need to close down or pay for pollution in future। Emissions की बात हो रही है, businesses that cause emissions may have to close down for pollution। The only solution is technological development related to the issues of climate change। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, यहाँ पे पोल्यूशन की बात हो रही थी, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, यहाँ पे एमिशंस की बात हो रही थी, यहाँ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रैटेजी। अगेन यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है ना, और यहाँ पे कार्बन एमिशंस की बात हो रही है, ठीक है। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कि फ्यूचर में जो इंडस्ट्रीज हैं व्हाट शुड देयर फोकस बी ऑन, rather than using non renewable energy sources they should be using renewable sources।
तो आप देख सकते हो 3 ऑप्शंस में टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन जहाँ पे एमिशंस की बात हुई है, जो हम थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, which automatically makes it difficult. I'm not saying you don't attempt it only, but you keep it for later because you know you have a hinge now in about 30 seconds कि यार ये difficult सा लग रहा है, इस पे 2-3 मिनट 5 मिनट वेस्ट नहीं करते हैं। Let's first figure out the easier question. This is the strategy that you should be following. अब देखो मैंने यहाँ पे 3 4 5 क्वेश्चन उठाए। आई विल पिक अप द एंटायर पेपर। 27 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 27 पैराग्राफ्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, उसमें लग जाएगा 2 ढाई घंटा। बट आई डू इट इन अनदर सेशन, और उस सेशन जैसे ही वो सेशन कंप्लीट होगा उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दूंगा। यू कैन गो टू दैट एंड यू कैन वॉच दैट एंटायर सेशन एज वेल। दैट विल हेल्प यू अलॉट इन अंडरस्टैंडिंग कि सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो किस टाइप के थे और उनको कैसे टैकल करना। ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय वेबसाइट anuchindal.in। मुझसे बात भी कर सकते हो। द नंबर इज देयर ऑन द वेबसाइट एज वेल, बट मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ आपके लिए। 9999 466 225। through this number you can reach out to me if you have any confusions. You can also put your doubts in the comment section below and I'll try and answer them as soon as possible. ठीक है। तैयारी करते रहिए। दी एग्जामिनेशन इज नॉट वेरी फार। एक साल कैसे निकल जाएगा, अभी तो एक साल भी नहीं बचा है। यू विल नॉट इवन रियलाइज। तो कीप प्रिपेयरिंग। सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा 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 नज़रों में रखिए सो दैट यू आर नॉट लेफ्ट आउट फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट एंड इट डजंट कॉस्ट यू डियरली इन द एग्जामिनेशन। आई सी यू वेरी सून। टेक केयर। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। जय हिंद।